रामगढ़ गांव में सुबह की धूप फैली हुई थी। विक्रम अपने खेत की तरफ जा रहा था कि तभी उसकी पत्नी रूपा पीछे से दौड़ती हुई आई। विक्रम जी, सुनिए तो, आज मेरा मन बहुत खराब हो रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। आप खेत मत जाइए, आज मेरे पास ही रुक जाइए। ए रूपा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे सुबह सुबह ऐसी अशुभ बातें मत करो। खेत में काम बहुत पड़ा है, अगर आज नहीं गया तो फसल खराब हो जाएगी। तुम बस घर का ध्यान रखो, मैं शाम तक लौट आऊंगा, ठीक है? फिर भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा था। एक बहुत ही सुंदर औरत मेरे सामने खड़ी थी और वो मुझे घूर रही थी, जैसे मुझसे कुछ छीनना चाहती हो। मुझे डर लग रहा है आपको छोड़कर रहने में। ये तो सिर्फ एक सपना था रूपा, इससे डरने की कोई बात नहीं है। तुम बेकार में चिंता कर रही हो। अरे मैं अभी जाता हूँ और तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? हैं? चलो मैं। विक्रम खेत की ओर निकल गया। रूपा घर के आंगन में पानी भरने के लिए कुएं की तरफ चली। तभी आसमान में एक अजीब सी चमकदार रोशनी दिखाई दी, जो धीरे धीरे जमीन की तरफ उतरने लगी। ये क्या है? आसमान में ये रोशनी कैसी है? मैंने ऐसी रोशनी पहले कभी नहीं देखी। ये तो बहुत तेज है, मेरी आंखें चौंधिया रही हैं। रोशनी रूपा के पास आकर रुक गई। रोशनी से एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। डरो मत रूपा, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। मैं तो बस तुमसे एक छोटी सी बात पूछने आई हूँ। तुम्हारे हाथ की ये चूड़ी कितनी सुंदर है, क्या तुम मुझे ये दिखा सकती हो? आप कौन हैं? आप अचानक रोशनी से कैसे निकली? मुझे डर लग रहा है आपसे बात करने में। कृपया आप यहाँ से चली जाइए। घबराओ मत बेटी, मैं तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं हूँ। बस मुझे तुमसे एक उपहार चाहिए, तुम्हारी जवानी का एक हिस्सा। उसके बदले में मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी दूंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। ये आप क्या कह रही हैं? जवानी का हिस्सा कैसे दिया जा सकता है? मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही और मुझे डर भी लग रहा है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए और चली जाइए। चंद्रिका ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रूपा के माथे को छू लिया। तुरंत रूपा के शरीर से एक नीली रोशनी निकलने लगी और वो बेहोश होकर गिर गई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा शरीर इतना कमजोर क्यों लग रहा है? कोई बचाओ मुझे। विक्रम जी, कहाँ है आप? अब चिंता मत करो रूपा, बस कुछ ही पलों में सब खत्म हो जाएगा। तुमने मुझे जो दिया है उससे मैं हमेशा जवान बनी रहूंगी और तुम धीरे धीरे बूढ़ी होती चली जाओगी, जब तक कि तुम्हारी जान ही ना चली जाए। रोशनी आसमान में वापस लौट गई। रूपा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। कुछ देर बाद वो होश में आई, लेकिन उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं था। मुझे ये क्या हो गया है? मेरे हाथ इतने कमजोर क्यों लग रहे हैं? मेरे चेहरे पर ये छुर्रियां कैसे आ गई? ये सब सपना है या सच? शाम होते होते विक्रम घर लौटा। उसने जैसे ही रूपा को देखा वो चौंक गया। ए रूपा, तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम्हारा चेहरा इतना बदल कैसे गया? अरे तुम तो सुबह बिल्कुल ठीक थी। अरे अभी कुछ ही घंटों में तुम इतनी बूढ़ी कैसे दिखाई देने लगी हो? अरे भाई, ये कैसा चमत्कार है, हैं? विक्रम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दोपहर में एक रोशनी से एक सुंदर औरत निकली थी। उसने मेरी जवानी छीन ली। मुझे लगता है मैं हर दिन और बूढ़ी होती जाऊंगी। मुझे डर लग रहा है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो रूपा? अरे कोई औरत जवानी कैसे छीन सकती है, हैं? अरे कहीं तुम बुखार में तो नहीं बोल रही हैं? चलो मैं तुम्हें तुरंत वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। आजा 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 रूपा, आजा।
वैद्य जी इसका कोई इलाज नहीं कर सकते विक्रम। ये कोई आम बीमारी नहीं है। वो कोई शक्तिशाली अलौकिक स्त्री थी और उसने मुझे साफ कहा था कि मैं हर दिन बूढ़ी होती जाऊंगी जब तक मेरी जान न चली जाए। विक्रम घबराया हुआ रूपा को लेकर तुरंत गांव के वैद्य के पास गया, लेकिन वैद्य ने उसकी हालत देखकर हाथ खड़े कर दिए। विक्रम, मैं तुम्हें सच बताऊं तो ये कोई साधारण बीमारी नहीं लगती। इसके शरीर में कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है। मेरी जड़ी बूटियां इसका इलाज नहीं कर सकती। तुम्हें किसी सिद्ध साधु के पास जाना होगा। पर वैद्य जी, इस गांव में ऐसा कोई साधु नहीं है जो इतनी बड़ी शक्ति से लड़ सके। मैं अब क्या करूं? मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने बुढ़ी हो रही है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। विक्रम निराश होकर घर लौट आया। रात को उसकी पड़ोसी बूढ़ी काकी शांता उसके घर आई। बेटा विक्रम, मैंने सुना तेरी रूपा को कुछ हो गया है। क्या हुआ बेटा? मुझे बता तो सही, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। काकी, रूपा अचानक से बुढ़ी होती जा रही है। अरे एक रहस्यमयी औरत आई थी जिसने उसकी जवानी छीन ली। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। बेटा, ये तो बहुत डरावनी बात है। पर सुन, गांव से दूर पहाड़ी पर एक साधु ओमकार रहते हैं। वो बहुत सिद्ध पुरुष है, बरसों से तपस्या में लीन है। अगर कोई उस मुसीबत का हल बता सकता है तो वही बता सकता है। सच में काकी? तो मैं कल ही सुबह वहां जाऊंगा। मुझे अपनी रूपा को हर हाल में बचाना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हाँ। अगली सुबह विक्रम पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। कई घंटे चलने के बाद वो पहुंचा जहां साधु ओमकार ध्यान में बैठे थे। साधु बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरी पत्नी पर कोई बहुत बड़ी अलौकिक शक्ति आफत बनकर आई है। कृपया मेरी सहायता कीजिए बाबा, सहायता कीजिए। आओ पुत्र, मुझे पहले से ही पता था कि तुम आओगे। बताओ, तुम्हारी पत्नी के साथ क्या हुआ है? मुझे पूरी बात बताओ। साधु बाबा, एक रोशनी से एक बहुत सुंदर स्त्री निकली और उसने मेरी पत्नी रूपा की जवानी छीन ली। अब वो दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही है और मुझे डर है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो मर जाएगी। हे भगवान, तो वो फिर जागृत हो गई है। पुत्र, जिसने ये किया वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो माया लोक की अप्सरा चंद्रिका है, जो सैकड़ों सालों से मानव कन्या की जवानी चुराकर अपने आप को अमर बनाए हुए है। माया लोक की अप्सरा? साधु बाबा, ये माया लोक है कहाँ और मैं उस तक कैसे पहुंच सकता हूँ? मुझे अपनी पत्नी को वापस उसकी जवानी देनी है, चाहे मुझे इसके लिए माया लोक ही क्यों न जाना पड़े। सुनो ध्यान से पुत्र। माया लोक एक ऐसी दुनिया है जो हमारी दुनिया के समानांतर बसी है, पर हर किसी को वहां जाने का रास्ता नहीं मिलता। वहां जाने के लिए तुम्हें पूर्णिमा की रात गांव के पीछे वाले शापित सरोवर में डुबकी लगानी होगी। सिर्फ उस एक रात को ही वो द्वार खुलता है। साधु बाबा, अगर मैं वहां पहुंच भी जाऊं तो उस शक्तिशाली अप्सरा से कैसे लड़ूंगा? मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, मैं तो एक साधारण किसान हूँ।
हाँ? पुत्र, चंद्रिका को कोई भी हथियार या शस्त्र हरा नहीं सकता। उसकी असली कमजोरी है उसका दर्पण, जिसमें उसने अपनी अमरता का राज छुपा रखा है। अगर वो दर्पण टूट गया तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और जिन जिन की जवानी उसने चुराई है वो सबको वापस मिल जाएगी। दर्पण? दर्पण कहाँ छुपा होगा साधु बाबा? मुझे जल्दी बताइए, क्योंकि हर पल मेरी रूपा और कमजोर होती जा रही है। मेरे पास वक्त बहुत कम है साधु बाबा। वो दर्पण उसके राजमहल के सबसे भीतरी कक्ष में 7 तालों के पीछे छुपा होगा। पर सावधान रहना, अगर चंद्रिका को पता चल गया कि तुम वहां क्यों आए हो तो वो तुम्हें भी अपनी जवानी चुराने का शिकार बना देगी, क्योंकि पुरुषों की शक्ति भी उसके लिए काम आती है। मुझे इसकी चिंता नहीं है साधु बाबा, मुझे बस अपनी रूपा को बचाना है। आज ही पूर्णिमा है ना, तो मैं आज रात ही उस सरोवर में जाऊंगा। हाँ पुत्र, आज ही पूर्णिमा है। ये तो बहुत अच्छा संयोग है। ये लो, ये रुद्राक्ष की माला अपने साथ रखो। ये तुम्हें मायालोक की अदृश्य शक्तियों से कुछ हद तक बचाएगी, पर चंद्रिका की नजर से तुम्हें खुद ही बचना होगा। विक्रम माला लेकर तुरंत गांव वापस लौटा। रूपा की हालत और बिगड़ गई थी। बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे। विक्रम, आप आ गए। साधु बाबा ने कुछ बताया? क्या मुझे बचाने का कोई रास्ता है? मुझे लगता है अब मेरे पास बहुत कम समय बचा है। हाँ रूपा, मुझे रास्ता मिल गया है। आज रात पूर्णिमा है और मुझे गांव के पीछे वाले शापित सरोवर में डुबकी लगाकर माया लोक जाना होगा। वहीं उस अप्सरा का दर्पण है जिसे तोड़कर मैं तुम्हें फिर से ठीक कर सकता हूँ। नहीं विक्रम, वो शापित सरोवर बहुत खतरनाक है। वहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। मैं अपनी जान के लिए आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। आप मत जाइए वहां। अरे रूपा, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं कैसे चुपचाप बैठ सकता हूँ? मुझे जाना ही होगा, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए। मैं तुम्हें वापस ठीक करके ही लौटूंगा रूपा। रात गहरी हो गई। चांद पूरी तरह से आसमान में चढ़ आया। विक्रम सरोवर के किनारे पहुंचा, जहां पानी अजीब तरह से चमक रहा था। अरे बाबा, ये सरोवर तो सच में बहुत रहस्यमय लग रहा है। इसका पानी इतना क्यों चमक रहा है? चलो, अब और देर नहीं कर सकता। मुझे अंदर जाकर ही अपनी रूपा को बचाना होगा। विक्रम ने रुद्राक्ष की माला अपने गले में डाली और सरोवर में डुबकी लगा दी। एक तेज रोशनी चमकी और वो सीधे एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया, जहां आसमान सुनहरा था और पेड़ पौधे चांदी की तरह चमक रहे थे। ये कैसी जगह है? यहाँ का आसमान भी सुनहरा है और ये पेड़ भी कितने अलग दिख रहे हैं। तो यही है मायालोक। अब मुझे जल्दी राजमहल की तरफ बढ़ना होगा। विक्रम चलते चलते एक विशाल फाटक के पास पहुंचा, जहां एक प्रहरी कड़ी सुरक्षा में खड़ा था। ठहरो मानव, तुम मायालोक में कैसे आए? ये जगह सिर्फ मायालोक के वासियों के लिए है। मनुष्य का यहाँ आना सख्त वर्जित है। तुम तुरंत वापस लौट जाओ। जाओ। मुझे माफ कीजिए प्रहरी जी, पर मैं अपनी पत्नी की जान बचाने आया हूँ। आपकी रानी चंद्रिका ने उसकी जवानी चुरा ली है और अगर मैं वापस नहीं गया तो मेरी पत्नी मर जाएगी। मुझे रानी के राजमहल के भीतर जाना होगा। रानी चंद्रिका का नाम लेकर तुम मुझे डरा नहीं सकते मनुष्य। उल्टा अगर रानी को पता चल गया कि तुम उनके राज की खोज में आए हो तो
वो तुम्हारी जवानी और जीवन दोनों ही छीन लेगी। बेहतर है तुम यहाँ से वापस अपने घर लौट जाओ। जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता प्रहरी जी। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अगर मैं बिना कोशिश किए वापस गया तो मेरी रूपा वैसे भी मर जाएगी। अरे कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। तभी प्रहरी के पीछे से एक मधुर पर रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। कौन है ये मनुष्य जो मेरे राज्य के द्वार पर खड़ा होकर इतनी जिद कर रहा है? प्रहरी, इसे रोको मत, इसे अंदर आने दो। मैं देखना चाहती हूँ कि इस मनुष्य में ऐसी कौन सी हिम्मत है जो माया लोक तक चला आया। आप ही हैं वो अप्सरा जिसने मेरी पत्नी की जवानी छीनी है? कृपया उसे वापस लौटा दीजिए। वो मेरे बिना कुछ भी नहीं है और मैं उसके बिना जी नहीं सकता। कितना भोला है ये मनुष्य। सुनो विक्रम, मैं 600 साल से जिंदा हूँ और इतने सालों तक जवान बने रहने के लिए मुझे हर कुछ सालों में किसी न किसी कन्या की जवानी चाहिए होती है। तुम्हारी पत्नी बस एक जरिया भर थी मेरे लिए, इसमें और कुछ खास नहीं। ये कैसा अन्याय है? आप किसी और की जवानी, किसी और की जिंदगी छीनकर खुद जवान कैसे बन सकती हैं? ये तो बड़ा पाप है। आपको ये बंद करना होगा। पाप और पुण्य की बातें मुझ पर मत करो मनुष्य। जो शक्तिशाली होता है वो नियम बनाता है और मैं इस माया लोक की सबसे शक्तिशाली अप्सरा हूँ। चलो अंदर आओ, मैं तुम्हें अपना महल दिखाती हूँ। फिर शायद तुम्हें भी एहसास होगा कि मेरे सामने टिकना कितना मुश्किल है। चंद्रिका विक्रम को महल के भीतर ले गई। ये महल तो बहुत भव्य है, पर मुझे इन हीरे जवाहरातों से कोई मतलब नहीं। मुझे तो सिर्फ अपनी पत्नी की जवानी वापस चाहिए। बताइए मुझे वो कैसे मिलेगी? तुम बहुत जिद्दी हो विक्रम। अच्छा सुनो, अगर तुम सच में अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो मेरे साथ कुछ दिन यहाँ रहो। शायद तुम्हें देखकर मेरा मन बदल जाए और मैं तुम्हारी पत्नी की जवानी लौटा दूं। मुझे आपकी इस चाल का अंदाजा है चंद्रिका जी। आप मुझे यहाँ रोक कर समय बर्बाद करना चाहती हैं, जबकि मेरी पत्नी हर पल मरने के करीब पहुंच रही है। मैं आपके इस जाल में नहीं फंसने वाला, समझी? अरे वाह, इतनी बुद्धि है तुम्हारे पास। ठीक है, तो फिर मुझे ही अपनी असली चाल चलनी होगी। सैनिकों, इस मनुष्य को बंदी बना लो और इसे कारावास में डाल दो जब तक मैं इसका फैसला नहीं करती। सैनिकों ने विक्रम को पकड़कर एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। विक्रम वहां बैठा सोचने लगा कि अब कैसे बाहर निकले। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अब मैं इस कोठरी में बंद हो गया हूँ। साधु बाबा ने कहा था कि चंद्रिका की कमजोरी वो दर्पण है, पर उस तक पहुँचूं कैसे? मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी। क्या करूं? तभी कोठरी के बाहर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। वहां एक छोटी सी माया लोक की दासी खड़ी थी, जो डरते डरते विक्रम के पास आई। मनुष्य, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। रानी चंद्रिका ने मेरी भी कई सहेलियों की जवानी चुराई है। मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो मुझे इस कोठरी से बाहर निकालो और मुझे रानी के सबसे भीतरी कक्ष तक पहुंचा दो, जहां उसका दर्पण छुपा हुआ है। वही दर्पण उसकी ताकत का स्रोत है। हाँ ठीक है, पर यह बहुत खतरनाक है। अगर रानी को पता चल गया तो हम दोनों की जान चली जाएगी। फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगी,
क्योंकि मैं भी इस अत्याचार से तंग आ चुकी हूँ। दासी ने चुपके से कोठरी का ताला खोला और विक्रम को बाहर निकाला। दोनों अंधेरे रास्तों से होकर महल के भीतरी हिस्से की तरफ बढ़े। अरे, यहाँ तो इतने सारे ताले लगे हैं। इस दरवाजे पर साधु बाबा ने सही कहा था, 7 ताले। हम इन्हें कैसे खोलेंगे? हमारे पास तो कोई चाबी भी नहीं है। ये लो, ये जादुई चाबी मैंने रानी के कक्ष से चुराई थी कई दिन पहले। मुझे पता था कि एक दिन ये काम आएगी। इससे ये 7 ताले एक साथ खुल जाएंगे। दासी ने चाबी चुराई और 7 ताले एक एक करके खुल गए। दरवाजा खुलते ही अंदर एक चमचमाता हुआ दर्पण दिखाई दिया, जिसके चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। हाँ, ये रहा दर्पण। इसी में चंद्रिका की सारी शक्तियाँ छुपी हुई है। चलो, अब इसे तोड़ देता हूँ, तभी मेरी रूपा और बाकी सबकी जवानी वापस मिल जाएगी। हाँ। रुको विक्रम, इतनी जल्दबाजी मत करो। ये दर्पण कोई साधारण शीशा नहीं है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें कुछ खास मंत्र पढ़ना होगा, वरना ये सिर्फ टूटेगा और इसकी शक्ति वापस रानी के भीतर चली जाएगी। तो फिर वो मंत्र कहाँ मिलेगा? मुझे जल्दी बताओ, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। रानी कभी भी यहाँ आ सकती है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो मंत्र इस कक्ष की दीवार पर ही कहीं लिखा हुआ है। पुरानी देवलिपि में तुम्हें उसे ढूंढना होगा। विक्रम दीवारों को ध्यान से देखने लगा। तभी उसकी नजर एक कोने में बनी हुई धुंधली लिपि पर पड़ी। ये देखो, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, पर यह तो किसी अनजान भाषा में है। मैं इसे पढ़ नहीं पा रहा। क्या तुम इसे पढ़ सकती हो? हाँ, मैं माया लोक की दासी हूँ। ये भाषा मुझे आती है। इसमें लिखा है, जो सच्चे प्रेम से प्रेरित हो वही इस दर्पण को तोड़ सकता है। शक्ति मंत्र में नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम के बल से टूटेगी। विक्रम, इसका मतलब है तुम्हें कोई मंत्र नहीं पढ़ना, बस अपने प्रेम की सच्चाई दिखानी है। सच्चा प्रेम? तो फिर मुझे और इंतजार नहीं करना चाहिए। रूपा, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, तुम्हारी जान बचाने के लिए, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना हो जाए। विक्रम ने अपने दोनों हाथों से दर्पण को उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। दर्पण टूटते ही एक भयंकर तेज रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। हाँ, ये रोशनी इतनी तेज क्यों है? मेरी आंखें बंद हो रही हैं, पर मुझे ये काम पूरा करना ही था, चाहे जो भी हो जाए। दूर महल के दरबार में बैठी चंद्रिका को अचानक अपने शरीर में तेज दर्द होने लगा। वो चीखते हुए अपने कक्ष की तरफ दौड़ी। नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शक्तियाँ कहाँ जा रही हैं? किसी ने मेरा दर्पण तोड़ दिया है। ये नहीं हो सकता। मेरी 600 साल की तपस्या इस तरह बर्बाद नहीं हो सकती। चंद्रिका कक्ष में पहुंची तो वहां विक्रम को टूटे हुए दर्पण के पास खड़ा देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने ये क्या कर दिया मनुष्य? तुमने मेरा सबसे बड़ा खजाना तोड़ दिया। अब तुम इस माया लोक से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगी। आपने जो किया है उसका हिसाब अब आपको चुकाना ही होगा चंद्रिका जी। आपने कितनी ही औरतों की जिंदगी बर्बाद की है। अब उनकी जवानी उन्हें वापस मिलेगी और आपकी ये अनैतिक ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चंद्रिका का शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी जवानी छिनने लगी और उसका असली रूप यानी 600 साल की एक बूढ़ी औरत का चेहरा सामने आने लगा। नहीं, ये मेरा असली रूप नहीं हो सकता। मेरी सुंदरता, मेरी जवानी, सब कुछ कहाँ चला गया? मनुष्य, तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया? यही आपकी सच्चाई है चंद्रिका जी।
आपने जितनी जवानी चुराई थी वो सब अब असली मालिकों के पास वापस लौट रही है। आप जो असल में हैं वही अब आपको दिख रहा है। रानी जी, अब आपकी कोई शक्ति नहीं बची। हम सब दासियां जो आपके अत्याचार से पीड़ित थी, अब हमें न्याय मिलेगा। आपने हमारी कई सहेलियों की जिंदगी बर्बाद की, अब आपको इसकी सजा मिलनी चाहिए। तभी महल के बाकी दरबारी और रक्षक भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने भी चंद्रिका का असली रूप देख लिया। रानी जी, ये तो वही चेहरा है जो हमारी पुरानी कहानियों में बताया गया था। असली डायन जैसा चेहरा। आपने तो हम सबको भी धोखे में रखा था, ये सोचकर कि आप सच में जवान और सुंदर हैं। रुको, मैं अभी भी मायालोक की रानी हूँ। तुम सब मेरी प्रजा हो, तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकते। मनुष्य को बंदी बनाओ अभी, और मुझ में फिर से ताकत वापस लाने का कोई रास्ता खोजो। अब कोई रास्ता नहीं बचा चंद्रिका जी। आपका दर्पण टूट चुका है और सच्चे प्रेम की शक्ति ने उसे तोड़ा है। इसे कोई वापस नहीं जोड़ सकता। आपकी सत्ता का अंत हो चुका है। दरबारी और रक्षक जो वर्षों से चंद्रिका के अत्याचार से दुखी थे, उन्होंने उसे घेर लिया। रानी जी, अब आपको हमारे न्यायालय के सामने पेश होना होगा। आपने इतने सालों तक न जाने कितने लोगों का जीवन बर्बाद किया है। अब आपको इसकी सजा भुगतनी होगी। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैंने जो किया वो डर की वजह से किया। मैं बूढ़ी होकर मरना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ये सब किया। डर तो हर इंसान को होता है चंद्रिका जी, पर उस डर की वजह से किसी और की जिंदगी छीन लेना कभी सही नहीं हो सकता। आपको अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए। इसमें कोई दया नहीं हो सकती। रक्षकों ने चंद्रिका को बंदी बना लिया और उसे मायालोक के कारावास में डाल दिया। तभी विक्रम को अपनी पत्नी की याद आई। मुझे जल्दी वापस जाना होगा। मेरी रूपा का क्या होगा? हाँ, क्या उसकी जवानी वापस मिल गई होगी? मुझे अभी इसी पल धरती लोक लौटना होगा। विक्रम, दर्पण के टूटने के साथ ही जिन जिन की जवानी चंद्रिका ने चुराई थी वो सबको वापस मिल गई होगी। तुम्हारी रूपा भी अब ठीक हो गई होगी, इसकी चिंता मत करो। धन्यवाद तुम्हारा। तुमने मेरी बहुत मदद की। तुमने अपनी जान का जोखिम उठाकर मेरा साथ दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये तो मेरा भी फर्ज था विक्रम। तुमने आकर हम सबको इस अत्याचार से मुक्ति दिलाई। अब तुम्हें वापस जाने का रास्ता बताती हूँ। ये जादुई पत्थर अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हें सीधे सरोवर तक पहुँचा देगा। विक्रम ने पत्थर हाथ में लिया और एक तेज रोशनी के साथ वो सीधे शापित सरोवर के किनारे पहुँच गया। रात अभी भी गहरी थी, पर सरोवर का पानी अब शांत हो चुका था। मैं वापस आ गया। अब मुझे जल्दी से घर जाना होगा। देखना है कि मेरी रूपा कैसी है। क्या उसकी जवानी वापस लौट आई है? विक्रम भागते हुए अपने घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि रूपा का चेहरा फिर से जवान और सुंदर हो गया था। विक्रम, आप आ गए। देखिए मुझे क्या हो गया। अचानक मेरे शरीर में एक रोशनी आई और मेरी सारी झुर्रियां गायब हो गई। मेरे बाल फिर से काले हो गए। ये सब कैसे हुआ? रूपा, मैं मायालोक गया था। वहां मैंने उस अप्सरा चंद्रिका का दर्पण तोड़ दिया, जिसकी वजह से उसकी सारी चुराई हुई शक्तियां असली मालिकों के पास वापस लौट गई। तुम्हारी जवानी भी इसी वजह से वापस आई है। हाँ विक्रम, आपने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। मायालोक जैसी खतरनाक जगह पर गए। मैं आपकी कितनी आभारी हूँ, ये शब्दों से बता नहीं सकती। आप सच में मेरे सबसे बड़े सहारे हैं। रूपा, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा हो। तुम्हें बचाने के लिए मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। ये तो मेरा फर्ज था।
इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? हाँ।